स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान। हम लोग सेट्स का आज थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। सेट्स में फ़िलहाल हम एनसीईआरटी पैटर्न पे लेके चल रहे हैं। सीबीएसई एंड बीएससीबी बोर्ड के लिए स्पेशली है। हमने सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन को देखा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टाइप्स क्या क्या होता है। अब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम की पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया। वेन डायग्राम को सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम यूलर था। स्विस मैथमेटिशियन यूलर, इनकी जन्म तिथि 1707 से लेकर 1783 तक डेट कर गए। इन्होंने सबसे पहले सेट में वेन डायग्राम की बात की थी, एक क्लोज फिगर में पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिनका नाम था जॉन वेन। इनका रहा 1800 संजोग से मानिए कि 1883 में इनकी भी मृत्यु हुई थी, लेकिन ये रहे थे 1834 में इनकी जन्म हुई थी। और ये दोनों मिलके जो काम इन्होंने छोड़ा था उस काम को वेन डायग्राम में जॉन वेन ने पूरा किया। तब जाके हमारे पास वेन डायग्राम सेट थ्योरी में एक पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन आया, एक डायग्राम आया शो करने के लिए, दिखाने के लिए, और उसका नाम रखा गया वेन यूलर डायग्राम। लोग इसे वेन यूलर डायग्राम के नाम से जानते थे, वेन यूलर डायग्राम। बट सिंपली इसी वेन यूलर डायग्राम को हम लोग सिंपल सी भाषा में वेन डायग्राम बोलते हैं, लेकिन असलियत इसका नाम वेन यूलर डायग्राम है। चलिए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। हमने पहले ही बोला है सेट्स में कि सेट्स के वर्ड से आप परिचित हो गए कि किसका मतलब क्या होता है। तब आपके लिए सेट थ्योरी बहुत आसान होता है। और हमने भी बोला था कि ये लॉजिकली मैथ्स है, लॉजिक का सहारा इसमें लिया जाता है, आपको कैलकुलेशन वेस्ट नहीं है। हमने भी बोला था कि मैथ सोल्व करने के 3 जो मेथड होता है, कैलकुलेशन, ग्राफिकल एंड लॉजिकली। और ये हम लोग लॉजिकली मैथ की बात कर रहे हैं, और लॉजिकली मैथ आसान होता है, वो लॉजिक पे डिपेंड होता है। तो हमारे पास है कि वेन डायग्राम करते क्या है। यहाँ पे 2 तरह का पिक्चर किया जाता है। एक आपको रेक्टेंगुलर फिगर रहेगा, रेक्टेंगुलर। ये जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में हम यूनिवर्सल सेट को रखते हैं, जिसको यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं।
साइड में लिख देते हैं। यू मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट। आप इसके बारे में जान चुके हो, हम बता चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है एक बेसिक सेट है, बेसिक सेट है। किसी भी क्वेश्चंस में जितने भी सेट दिया रहता है उस सेट के पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं, इसीलिए इसको बेसिक सेट बोलते हैं। और इसी के सबसेट जो होते हैं उसको ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। तो आप इस समझ लीजिए कि जो रेक्टेंगुलर फिगर रहेगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा, और एक फिगर आता है सर्कल, एक सर्कल रहेगा, और सर्कल आपको रिप्रेजेंट करेगा इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को, यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि ये जो हम सर्कल वाले दिखाएंगे फिगर, तो हम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये हमेशा आपका ए यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही आपका रहेगा ये सर्कल, यानी सबसेट रहेगा, किसी न किसी रूप में आपका रहेगा। यानी ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सबसेट ए हुआ, मान लीजिए ये बी हुआ, बी मान लिए, कुछ भी मान लिए, सी मान लिए, जो आपको जितने भी सबसेट होंगे सब यूनिवर्सल सेट्स में ही होगा। और हम लोग यूनिवर्सल इस वेन डायग्राम को सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आने वाले समय में जस्ट अभी आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, जिसका मतलब होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, ये सारे चीज़ आप वेन डायग्राम से भी देखेंगे और इसके थ्योरेटिकल को भी हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में फर्स्ट वर्ड देखने जा रहे हैं, यूनियन किसे बोलते हैं, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन किसे बोलेंगे? आपको दो सेट में देखना होता है। मान लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, डिफरेंट सेट होगा। ए एंड बी दो डिफरेंट सेट्स है, तो आपको अगर ए यूनियन बी निकालना है, यानी ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि एलिमेंट ऑफ आइदर ए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, और बी, और बोथ ए एंड बी। इसका मतलब हुआ मेरा कि जब हम यूनियन निकालेंगे तो या तो ए का एलिमेंट ले लो, ए और बी दोनों का ले लो, यानी हमको यहाँ पे वो नहीं देखना होता है कि ए और बी के एलिमेंट अगर दोनों इक्वल हैं उसको भी लेना है, और अनइक्वल है उसको भी लेना है। इसे यूनियन को आप इस तरह से दिखाते हो, जैसे आपको बोल दिया ए हुआ ए यूनियन बी, क्या पढ़िएगा? ए यूनियन बी। तो यूनियन का सिंबल ए हो गया, यू से दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको बोल दे कि इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 1 5 6 8, इस तरह से दे दिया। और फर्स्ट आपको बोला कि आप ए यूनियन बी फाइंड कीजिए,
पहला क्वेश्चन आपको बोला कि आप ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, ए का एलिमेंट रखिएगा। ए का एलिमेंट है 1 2 3 4। फिर बी सेट को रखिएगा 3 1 5 6 8, और इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा 1 जो कि दोनों में है, 2 इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 6 और 8, आइदर ए और बी और बोथ। सारे एलिमेंट आपको रखना है, 2 बार नहीं रखना है एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट को एक ही बार रखना है। ये हमारा आंसर हो जाता है सेट्स का। अब इसके थ्योरेटिकल व्यू को देखते हैं, याद इसे रखिएगा। मान लीजिए कि x कोई मेंबर है A यूनियन B का। I said x is the member of A union B, then we have to say that x is the member of A or x is the member of B। आपको ध्यान देना है कि यहाँ और होगा, यूनियन है तो और होगा। कोई भी अगर मेंबर ए यूनियन बी की बात करता है तो यूनियन में और होता है। लेकिन नेक्स्ट बात, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है कि मान लीजिए कि एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, तब यहां पे क्या हो जाएगा, x इज नॉट मेंबर ऑफ ए एंड होगा x इज नॉट मेंबर ऑफ b। ये 2 बात आप ध्यान से देखिएगा। अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, यहाँ हम साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, वेन डायग्राम। किसका वेन डायग्राम? वेन डायग्राम हम लोग चल रहे हैं ए यूनियन बी का। क्या होगा वेन डायग्राम? तो सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट को लेंगे जो रेक्टेंगुलर फिगर में ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट को लेंगे जो रेक्टेंगुलर फिगर में ड्रॉ करते हैं। ये हुआ यूनिवर्सल सेट यू से भी दिखाते हैं, या यू से दिखाइए यूनिवर्सल को, या आपको कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाएगा, इस तरह से दिखाया जाएगा। ये यूनियन वाले सिंबल और इसमें सिंबल में बहुत बड़ा फर्क है। ये बड़ा होगा, ये फैला हुआ होता है। यूनिवर्सल सेट का इस तरह से फैला हुआ होगा, बड़ा होगा। यूनियन का इस तरह से होगा। तो खैर वो आप देखते देखते समझ जाइएगा। ए यूनियन बी का निकालना, यूनिवर्सल सेट पहले बना दिए। तो ये मेरा सेट हम यहाँ ए दिखा दिए, सेट ए मेरा हो गया, इसमें एलिमेंट होगा, और इससे कट करते हुए बनाना है सेट बी एलिमेंट का। और आपका एलिमेंट क्या होगा? ये दोनों में जो मिल रहा है ए भी होगा, बोथ ए एंड बी। दूसरा आइदर ए वाला भी होगा, इसमें जो नहीं मिलेगा वो भी हम लिखेंगे, और साथ ही साथ बी वाला भी होगा, ए भी होगा। यानी आपको पूरे एलिमेंट को लिखना है। ये आपका हो गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकेंड नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस तरह से सिंबल रहेगा तो हम लोग इसी को बोलते हैं कि ये इंटरसेक्शन है।
मान लीजिए कि दो सेट है ए एंड बी, टू सेट्स है, तब आपको इस तरह से लिखिएगा तो पढ़ा जाएगा, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट है दोनों में एक कॉमन है, एलिमेंट दोनों में कॉमन है, यानी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, मान लीजिए कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट दे दिया, एंड बी इज इक्वल टू 3 2 1 6 7 दे दिया, और आपको बोल दिया जाए कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। आप इसे कैसे फाइंड कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पहले ए का एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4, आफ्टर देन इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लिखिए 3 2 1 6 7, और आपको ये पता है कि जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा, दोनों में बिलोंग्स करेगा, उसी को हम लिखेंगे। यानी मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 1 मिल रहा है, 2 3, यानी आपका आंसर होगा 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है उसको हम इंटरसेक्शन में नहीं लिखते हैं। अब आइए इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस इज अ कॉमन सेट, यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में दो सेट ए और बी रखेंगे जो दोनों एक दूसरे को कट करेगा, सर्कुलर है ये, ए एंड बी, और जो ये दोनों एलिमेंट का सेट मैच करेगा हम इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नोट में याद रखिए इसे। मान लीजिए कि कोई एक एक्स मेंबर है ए इंटरसेक्शन बी का, कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है। आप इसको कैसे लिखिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ लिखिएगा। कैसे, x इज द मेंबर ऑफ ए एंड x इज द मेंबर ऑफ बी, दिस इज अ इंटरसेक्शन। आप याद होगा जब और लगाते हैं, किस में लगाते हैं, यूनियन में लगाते हैं, और एंड लगता है तो ये आपका इंटरसेक्शन में लगाते हैं। और में नॉट होता है तो वहाँ पे एंड होता है, जैसा कि आप इसके पहले दिखा चुके हैं यूनियन वाले में। आप एक और सेट होता है जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, इसको समझ जाइए। डिसजॉइंट सेट, इस सेट का इस्तेमाल आपको प्रोबेबिलिटी में भी होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट्स का कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है
कि अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और इसका कोई एलिमेंट मैच नहीं किया तो आपका क्या आया, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट आ गया। जब एम्प्टी सेट आ गया तब आप बोला जाएगा उस समय कि सेट ए और सेट बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। यानी जब दोनों का मैच नहीं हो, ये एम्प्टी आ जाए, कोई एलिमेंट नहीं मैच करे, तब वो डिसजॉइंट सेट्स है। यूनियन और इंटरसेक्शन का, एक तरफ हम लिख रहे हैं यूनियन और एक तरफ है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कम्यूटेटिव लो की बात करें, कम्यूटेटिव लो, दो सेट में कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि कम्यूटेटिव लो ए यूनियन बी जो होगा, अगर आप बी यूनियन ए निकालिएगा दोनों का इक्वल आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। दूसरा ये एसोसिएटिव लो, सेकंड बात कर रहे हैं एसोसिएटिव। इसमें हम लोग 3 सेट से कंपेयर करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी आप फाइंड कीजिए, या पहले ए यूनियन फाइंड करके बी यूनियन सी के साथ यूनियन कीजिए, दोनों का बात इक्वल आएगा। सेम प्रोसेस आपको मिलेगा इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, बात इक्वल है। थर्ड आते हैं आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है कि खुद में खुद से कंपेयर किया जाना, यानी आइडेम्पोटेंट लो, डैट मीन्स ए सेट है, ए सेट का आप यूनियन निकालिएगा तो वही सेट आ जाएगा। सेम इंटरसेक्शन में भी यही बात लागू होती है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालिएगा तो ए सेट ही होगा, यानी जो सेट है वही सेट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि फाई की बात करें, अगर कोई सेट को कंपेयर करें फाई सेट से 4, मान के चलिए कि अगर ए सेट को और फाई सेट है तो इसका भी सेट ए हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन भी फाइंड करते हैं फाई सेट के साथ तो सेट वही हो जाएगा। दोनों यूनियन एंड इंटरसेक्शन के मेल से हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो की। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो दोनों के मैच से आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, चलिए यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब हुआ कि या तो आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कीजिए और दोनों का यूनियन निकालिएगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहते हैं। ये आपको एग्जाम में
प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी देता था पहले, अभी का नहीं देता है। अभी जनरली आपकी सिंपल सी क्वेश्चंस होगी, एग्जाम्पल पे डिपेंड। आपको इससे 1.4 एनसीईआरटी का बुक बनेगा। एक टॉपिक और है डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो बता दें। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट में थर्ड टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी दो सेट होगा, ए एंड बी, टू सेट्स है। इसका डिफरेंस निकालने के लिए ए माइनस बी, इसी को बोलते हैं ए एंड बी का डिफरेंस सेट। ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। बट इसे पढ़ेंगे जो सिंपली आप जानते हो, रीड एज ए माइनस बी। ए माइनस बी पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू एलिमेंट्स belongs to A but not belong to B। आप जब इसका डिफरेंस निकालते हो तो सेट ए का एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट बी का एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। जैसे वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट हो गया। दो सेट हम ले लिए, ए एंड बी। अगर आप इसका ए माइनस बी फाइंड कर रहे हो तो ए का एलिमेंट होगा ये बोथ नहीं होगा, नहीं बी का एलिमेंट शामिल होगा। अगर आप इसी में, ये हो गया ए डिफरेंस बी का। अगर आपको बोल दिया जाए कि बी माइनस ए का फाइंड करना हो, यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगुलर लीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर नज़र नहीं आ रहा है, सेट ए और सेट बी, तो इस एलिमेंट का जो इस सेट का जो एलिमेंट हम लोग लेंगे, ए आपका बी माइनस ए का, यानी बी डिफरेंस ए का होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, नोट में याद ये रखिए, फर्स्ट बात कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये कभी इक्वल नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको कोई एक्स एलिमेंट दे दे और बोले कि ए डिफरेंस बी का मेंबर है, तो आप इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या समझते हैं? अगर आपका कोई एक्स एलिमेंट है और उसका दे दिया जाए ए डिफरेंस बी का, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, एक्स इज द मेंबर ऑफ ए बट नॉट एक्स इज द मेंबर ऑफ, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ बी। और दोनों के बीच में आपको एंड लगाना है और नहीं। इस बात को याद रखिएगा, आगे इस्तेमाल में आएगा। ये लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक में आपको एनसीईआरटी बुक पलटना है। उस एनसीईआरटी बुक से आपका एक्सरसाइज 1.4 सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देख लें, डिफरेंस ऑफ सेट्स का। यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए कि सेट ए आपको दे दिया 1 2 3 4, सेट बी आपको दे दिया 2 4 5 6। आपको बोल दिया दो क्वेश्चन कि आप फाइंड कीजिए ए माइनस बी क्या होगा
और सेकेंड फाइंड कीजिए b माइनस ए क्या होगा। तो जो बातें हमने कहा है उसी बात को ध्यान देना है, इसको समझिए। एग्जाम्पल को अगर a माइनस बी कहा, पहले a के एलिमेंट को लिख लीजिए, फिर b के एलिमेंट को लिखिए और दोनों को मैच कराएंगे। 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2 और 4 मिलने के बाद सेट ए में कौन कौन बच जा रहा है? 1 और 3 बच जा रहा है, यानी 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। बी सेट में 5 और 6 बच रहा है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल a माइनस बी में नहीं करेंगे, a डिफरेंस b में नहीं करेंगे। अब आइए b माइनस ए का फर्स्ट b सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, आफ्टर देन माइनस a सेट के एलिमेंट को लिखेंगे और आपका इसका आंसर होगा। फिर मैच कराएंगे, 2 मैच हो जा रहा है, मिल जा रहा है, फिर 4 मिल जा रहा है और जो सेट B का एलिमेंट बच जा रहा है 5 और 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें 1 और 3 बच रहा है, इसका हम कोई इस्तेमाल b माइनस ए में नहीं करेंगे। आपसे सारे क्वेश्चन NCERT 1.4 में बनेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCERT का ही बुक बनेगा, आपको 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी बुक से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसके अलावा भी बुक देख सकते हैं, RS अग्रवाल की देख सकते हैं बुक, RD शर्मा की बुक देख सकते हैं, KC सिन्हा की बुक के देख सकते हैं। आप किसी भी बुक से सोल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा, बशर्ते कि आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।